स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, इसके लिए हम करते क्या हैं, अनंत लंबाई का हमने मान लिया कि ये एक अनंत लंबाई का तार है, ठीक है, और इसमें हम प्लस क्यू चार्ज प्रवाहित कर दिए, ठीक, प्लस क्यू चार्ज हम इसको दे दिए। तो हम इसको प्लस क्यू चार्ज दे देते तो ये आवेशित हो जाता है। और इस तार से आर मीटर की दूरी पर मान लेते हैं ये इसकी दूरी आर मीटर है, आर मीटर पे एक बिंदु पी है, जहाँ पे हमें इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। अब जो बिंदु P है, इसी के समक्ष हम एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। तो देखिए, हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, यहाँ से इसको ऐसे बना लें, ये हो गया एक गॉसियन पृष्ठ, यानी कि ये जो पृष्ठ है ये भी बेलनाकार बन गया, ये हो गया एक गॉसियन पृष्ठ। अब देखिए, ये एक गॉसियन पृष्ठ हो गया और यहाँ पे एक छोटा सा पृष्ठ हम लेंगे जिस पर पहले हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये प्लस, ये क्या है, ये जो तार है प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आगे की डायरेक्शन में, यानी त्रिज्यता बाहर की होती है, इसलिए कि प्लस चार्ज और प्लस चार्ज एक दूसरे से दूर हटते हैं, तो ये एक दूसरे से दूर हट रहा है। इसके बाद ये देखिए, एक छोटा सा समतल है, इस समतल के कारण इस समतल का भी एक डायरेक्शन होता है, एक दिशा होता है, एक परिणाम होता है। तो इस जो समतल है इसका भी डायरेक्शन आगे की ओर होगा, यानी कि हम जानते हैं स्टूडेंट कि जो समतल होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो अक्ष के लंबवत होता है। तो ये अक्ष है, तो ये अक्ष के क्या हो गया, लंबवत हो गया। तो इसका जो क्षेत्रफल का डायरेक्शन डी है वो भी त्रिज्यता आगे की ओर, और ये जो क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र इसका भी जो डायरेक्शन हो आगे की तरफ हो गया, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे वैद्युत, यहाँ पे भी एक बिंदु ए है, ठीक है, एक बिंदु ए है, तो इस अक्ष द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो मान लेते हैं इस अक्ष पे भी एक छोटा सा ये अक्ष हम समतल ले लिया, ठीक है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में होगी, और इसके कारण जो इसके इस समतल है इसकी जो दिशा होगी वो ऊपर की ओर होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमने बताया कि जो समतल की दिशा होती है वो अक्ष के लंबवत होती है, ठीक है। ये मान लीजिए मेरा हाथ क्या एक अक्ष है, तो इसकी क्या लंबवत यानी ये ऊपर की तरफ, जैसे आप ये देख पा रहे हो, ठीक है, इस तरह होती है। तो ये अक्ष है, तो अक्ष की क्या होगी, लंबवत होगी। तो इसके बीच जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। क्यों, आप इस चीज़ को समझ लीजिए, आपको 100% ये चीज़ को फिर दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा ना। ये 90 डिग्री। अब सेम चीज़ यहाँ पर भी पड़ेगा कि देखिए, यहाँ पर भी एक छोटा सा हम इसका पार्ट लें, ठीक है, छोटे से समतल के लिए, तो इसका भी अक्ष के लंबवत होगा, तो अक्ष का जो लंबवत होगा वो नीचे की ओर होगा, और ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसके कारण उसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा, ठीक है, क्योंकि इस प्लस है तो इसके कारण इधर की ओर। तो इसके भी बीच जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री, क्योंकि ये समकोण बना लिया, ठीक है, ये एक समकोण का एंगल है। तो स्टूडेंट, अगर यहाँ से अगर फ्लक्स की सूत्र रखें तो फाई, मान लीजिए ये वो बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, तो फाई वी इक्वल हो जाएगा आपका ई डी ए कॉस थीटा। अब इसके बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, तो फाई बी इक्वल हो जाएगा ई डी ए कास 90 अंश। तो कास 90 अंश की वैल्यू आप जानते हो कितना होता है, 0। तो 0 का मल्टीप्लाई इस सब में कर देंगे तो फाई वी बराबर क्या आ जाएगा हमारा, इससे जो गुजरेगा फ्लक्स 0 गुजरेगा, मतलब इसकी गणना नहीं करनी है हमें। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा, इससे भी ये 90 डिग्री, तो इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा, यही चीज़ हो जाएगा। यहाँ पे भी कास की जगह पे 90 रख दे तो ये भी 0 हो गया। अब हमको बात करना है कि ये दोनों देखिए, इससे जो डायरेक्शन गुजर रहा है, जो ये समतल का डायरेक्शन है वो आगे की तरफ, ये भी आगे की तरफ, तो दोनों क्या एक ही दिशा में समांतर है। तो जब समांतर होता है तो कास का जो वैल्यू इनके बीच जो एंगल बनता है वो कितने अंश का बनता है, 0 अंश का, यानी कि कास 0 अंश। तो कास 0 अंश की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। इसको समझने के लिए समांतर है, जैसे ये कोण है, ठीक है, एंगल है, और इसी पर एक एंगल बन गया, तो इन दोनों के बीच कोई कोण नहीं, यानी 0 अंश है, ठीक है। तो यहाँ पे कास 0 अंश की वैल्यू 1 होती है।
तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और हम निकाल लेते हैं जिससे ये जो डेरिवेशन है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखिए ये जो तार है, ठीक है, इसका कुछ न कुछ रेखीय घनत्व आवेश होगा। तो मान लेते हैं इसका रेखीय घनत्व आवेश क्या है, लैम्डा है। इस आवेश का रेखीय घनत्व क्या है, लैम्डा है। अब देखिए इस तार को मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर है। तो जो लैम्डा का डेफिनेशन हो गया वो हो गया आपका यहाँ से कि लैम्डा इक्वल Q/L, यानी कि एकांक लंबाई पर वितरित, एकांक लंबाई, इसका लंबाई क्या मान ली, एक एकांक लंबाई 1/L एकांक लंबाई पर वितरित आवेश, इस पर क्या है प्लस Q चार्ज, यानी प्लस आवेश वितरित है पर वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, लैम्डा के अनुपात को पृष्ठ घनत्व का आवेश कहते हैं। यानी प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठ घनत्व लैम्डा कहते हैं। ठीक है, आवेश का पृष्ठ घनत्व लैम्डा कहते हैं। अब यहाँ से अगर हम Q की वैल्यू काउंट करें तो स्टूडेंट होगा क्या कि Q इक्वल लैम्डा इंटू L। देखिए इस चीज़ को हमने इसलिए निकाल लिया क्योंकि इसका हमें काम है। अब देखिए ये जो छोटे से पृष्ठ के लिए हम निकालेंगे, तो छोटे से पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है d phi E इक्वल E डॉट dA, ये हो गया। अब देखिए इस डॉट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, d phi E इक्वल E dA cos थीटा ना, ये cos थीटा इनके बीच जो कोण बन रहा है, तो cos इनके बीच समांतर है, तो cos कितना हो जाएगा, cos 0 अंश, cos 0 अंश की वैल्यू जो होती है वो कितना होती है, 1 होती है। तो इसको यहाँ पे 1 हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा d phi E इक्वल E dA। ठीक है, cos की वैल्यू, cos 0 अंश की वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हो, cos 0 अंश, cos 0 अंश की वैल्यू 1 होती है तो 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा d phi E इक्वल E d ये हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं कि ये तो छोटे से पृष्ठ के लिए d जहाँ लग जाता है वो छोटे से पृष्ठ के लिए निकलता है, तो पूरे पृष्ठ के, यानी ये जो पूरा गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है, इस पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए अगर निकाले, मान लीजिए इसकी लंबाई क्या है, L है। ठीक है, इसकी लंबाई आप लिख लीजिए L। तो इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए निकाले तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन करने पर, तो हम लिख देंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए, तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो देखिए संपूर्ण से ज्ञात करने के लिए हम इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन यानी डिफ्रेंशिएशन समाकलन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा समाकलन d phi E इक्वल समाकलन किसके लिए करें, ये गॉसियन पृष्ठ के लिए, तो पृष्ठ के लिए एरिया है, वक्र पृष्ठ है तो ये लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया E dA। अब देखिए समाकलन किसका, इसका समाकलन कर देंगे तो आ जाएगा क्या, phi E, यानी d हट गया। इसके बाद इक्वल, अब हमें समाकलन करना किसका है, dA का, तो E को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, ये बाहर हो गया, E इंटीग्रेशन A dA। ठीक है, अब जानते हैं कि ये पृष्ठ है, ठीक है, तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है बेलन के लिए, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RL, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे dA की जगह पे A बराबर होता है, क्षेत्रफल मतलब A बराबर क्या हो गया, 2 पाई RL। अब यहाँ पे इसको लिख देंगे, इसी का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये हो गया phi E बराबर E इंटू 2 पाई RL, ये हो गया। अब देखिए क्या करते हैं कि फाई हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ये गॉस का अनुप्रयोग है तो गॉस का नियम इस पर प्रयोग कर देंगे, तब लिख देंगे कि गॉस के नियम के प्रयोग से, ठीक है, गॉस का नियम लगाने पर। तो स्टूडेंट गॉस का नियम क्या पढ़े थे, गॉस का नियम लगाने पर, तो गॉस का नियम हमने पढ़ा था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये पढ़ा था, ये बताया था कि ये कोई पृष्ठ है, ये बंद है, इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इससे क्या ये वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है,
गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कुल आवेश Q का 1/के एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ये पढ़ा था। अब देखिए फाई की जगह पे क्या आप रख सकते हो यहाँ पे Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इससे कंपेयर करें तो फाई की जगह पे क्या रख सकते हैं, फाई बराबर Q अपन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे रख देंगे फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि Q बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल क्या है, E इंटू 2πRL, E इंटू 2πRL। ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालना है ना। तो अब क्या करेंगे, E इक्वल, ठीक है, E है यहाँ पे है तो इसको क्या कर देंगे, पक्षांतर में मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हो गया Q अपान एप्सिलॉन नॉट 2πRL। ये हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, Q की वैल्यू हमने कुछ निकाल रखा है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए Q बराबर लेमडा इंटू एल, ठीक है। ये पृष्ठ का रेखी घनत्व आवेश हमने निकाल रखा है, तो Q की जगह पे लेमडा इंटू एल पुट कर दीजिए। तो इस Q की जगह पे हमने पुट कर क्या कर दिया, लेमडा इंटू एल अपान एप्सिलॉन नॉट 2πRL। एल से एल क्या हो गया, कट गया। अब बचा क्या, ये स्टूडेंट आपका बच्चा, देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2π एप्सिलॉन, ठीक है, 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा बटे के, ये R बचा है तो इसके साथ लिख देंगे। अब देखिए करते क्या है कि इसको बनाने के लिए ऊपर 2 से नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 अपान देखिए 2 से नीचे कर दीजिए तो हो जाएगा 4π एप्सिलॉन नॉट, और 2 से ऊपर भी कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 लेमडा अपान R, ठीक है। तो यही हमारा सूत्र निकल कर आता है, कब, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यही निकल कर आता है, 2 लेमडा अपान R। अब देखिए इसकी जो मात्रक होती है वो क्या होता है, जानते हैं स्टूडेंट हम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q, यानी कि F का जो वैल्यू होता है वो न्यूटन होता है, Q आवेश का वैल्यू कूलाम होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलाम। अब इसकी बीमा की बात कर लेते, क्योंकि देखिए अगर आप एग्ज़ाम में डेरिवेशन कर इतना छोड़ देंगे तब भी आपको कुछ न कुछ नंबर कट जाते हैं। आपको क्या करना है, डेरिवेशन के बाद इसका मात्रक लिख देना है, मात्रक के साथ उसका बीमा भी लिख देना है। तो बल की जो बीमा होती है वो M/L/T पे -2, और कूलाम की जो बीमा होती है वो होती है AT, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने बीमा निकालने बता दिया है विस्तृत में, अगर आप नहीं जानते तो आप जाकर वीडियो देख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका M हो जाएगा, L हो जाएगा, T पे -3 हो जाएगा, A पे इनवर्स हो जाएगा इसको सॉल्व करने पर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, इसलिए कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।